देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ और मैं आपके साथ रेणु चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं देवली विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद हैं जिला महामंत्री बलवीर सिंह जी। इनसे बात करेंगे हम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है आपसे, जो आपके देवली विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जाम की जो दिक्कत होती है लोगों को, इससे आखिर निजात क्यों नहीं मिल पा रहा है जनता को? देखिए, देवली की जहाँ तक समस्या है, 2007 में मास्टर प्लान बना था। उस मास्टर प्लान पे जो जो रोड प्रपोज किए गए थे संगम विहार की जनता के लिए, वो आज तक बन ही नहीं पाए हैं। पिछली सरकारों ने उन रास्तों के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया है। इससे 3 रोड बनने थे, एक बत्रा से आना था, एक ये देवली रोड था और एक आगे नेपसराय का जो रोड है। ये 100-100 मीटर के 3 रोड बनने थे, जो उन पे आज तक काम नहीं हुआ। और क्षेत्र की जो जनसंख्या उस टाइम पे 2007 में अगर लाखों में थी, तो आज आप देख रहे हैं कि संगम विहार क्षेत्र में कम से कम 10 लाख लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। तो डेफिनेटली ये दबाव तो आना ही था। लेकिन पूर्व की सरकारों ने, पूर्व के जितने भी यहाँ पे दिल्ली की सरकार में, पहले कांग्रेस की सरकार रही, अब केजरीवाल जी की सरकार है, रास्तों पे कोई ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। सर, आपने केजरीवाल सरकार की बात की, तो बात वहीं करूँगी यहाँ के विधायक की। यहाँ के विधायक जी कहते हैं कि देवली विधानसभा क्षेत्र में जितना काम हमारी सरकार ने किया है, हमने किया है, इतना अब तक जो भी विधायक रहे हैं उनमें से किसी ने नहीं किया। क्या कहेंगे आप यहाँ के मौजूदा विधायक के बारे में? देखिए, मौजूदा विधायक क्या कहता है और क्या करता है वो तो क्षेत्र की जनता बताएगी, और जो यहाँ का क्षेत्र है वो आपको अपने आप बता देगा। देखिए, केजरीवाल जब सरकार बनी थी 2015 में, तो इन्होंने कहा था 2017 तक नल से हर घर में पानी मिलेगा। आज उसकी कहाँ व्यवस्था है नल से पानी आने? आज भी टैंकर से यहाँ पे बेचे जाते हैं, और आप पार्टी के कार्यकर्ता एक एक घर से 50 रुपये 100 रुपये पानी के टैंकर से जब पानी देते हैं तो लोगों से वसूलते हैं। रास्तों की बात आप देख ही रहे हैं, आज तक रास्ते नहीं बन पाए। आप गलियों की देख रहे हैं, कहीं पे नाली की कोई व्यवस्था नहीं है। 2014 में यहाँ सीवर के लिए टेंडर्स वगैरह सब पास हो गए थे 2014 में, लेकिन आज आप देखते हैं 2014 से 2020 ख़त्म हो गया, 2021 चालू हो गया, आज तक देवली क्षेत्र में सिर्फ एक सीवर की मेन लाइन जो तिगरी रोड होते हुए होली चौक तक आई है, और इसको बनने में भी 2 साल लग गए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा था कि जब दिल्ली की जनता पैसा देती है, दिल्ली की जनता परेशान है, त्रस्त है, लेकिन उनको बेसिक सुविधाएं प्रदान करने में भी ये सरकारें विफल हो रही हैं। और जहाँ तक हमारे इस एमएलए का सवाल है, ये एमएलए तो बन गया है, ये आज तक इसको 6वां-7वां साल चल रहा है, लेकिन इसको क्षेत्र की समस्याओं से कोई लेना देना है नहीं। ये क्षेत्र की समस्याओं को प्रॉपर तरीके से समझता नहीं है, ये अपनी मनमानी चलाता है और सिर्फ पैसे वसूलने का काम करता है। सर, किसान आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, किसान अपनी मांग पे अड़ू हैं, तो आप इस आंदोलन को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, किसान आंदोलन की जहाँ तक बात है, आज ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन के सामने आ रहा है। लेकिन अगर इसमें देखें, जहाँ तक इसके विरोध और प्रदर्शनों का सवाल है, मुख्य रूप से इसमें हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के कुछ पर्टिकुलर एरिया जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे उनको इस प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों को ये समझ लेना चाहिए कि ये एमएसपी कैसे बनी थी, ये मंडियाँ कैसे बनी थी, और किस प्रकार से सरकार ने ये रेट फिक्स किए थे। ये जब मंडियाँ बनने की बात है, ये मंडियाँ बनी थी 1970 में, और ये जो एमएसपी की प्राइस है, इंडिया में गेहूं का उत्पादन होता नहीं था, हमें गेहूं इंपोर्ट करना पड़ता था विदेशों से। तो 1966 में जब लाल बहादुर जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हरित क्रांति का एक आह्वान किया था। जब हरित क्रांति का आह्वान किया तो किसानों को एक उचित पैसा मिल सके, ताकि वो अधिक से अधिक गेहूँ का उत्पादन करके देश के लोगों का पेट भरा जा सके। उसके लिए एमएसपी की रचना की गई थी। ये 1967-68 की बातें हैं जब एमएसपी फिक्स हुई थी। इसीलिए की गई थी कि किसानों को एक प्रोत्साहन मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कर सकें। धीरे धीरे किसानों ने गेहूं के उत्पादन का बढ़ावा शुरू हुआ, और 1980 तक आते आते देश गेहूं के और खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। आज 1980 के बाद अब हमारा देश कोई इंपोर्ट नहीं करता गेहूं वगैरह का। लेकिन जो प्राइसेज है, आज जो आंदोलन चल रहा है एमएसपी के लिए, देखिए, कोई भी प्राइस अगर फिक्स होनी है, जब तक वो डिमांड और सप्लाई से फिक्स होती हैं, या उनकी कॉस्ट पे सरकार ने ऑलरेडी वादा किया हुआ है किसानों को कि उनको 2 गुना प्राइस देंगे। अब 2 गुना प्राइस देने के लिए हमें किसानों के लिए भी पूरे इंटरनेशनल बाज़ार को खोलना पड़ेगा। हमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी जिससे किसानों को अधिक से अधिक पैसा मिल सके। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ, देखिए, आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? पंजाब से स्टार्ट हुआ। पंजाब में 38,000 बिचौलिए मंडियों के थ्रू रजिस्टर्ड हैं। वो लोग छोटे छोटे किसानों को उधार पैसा देते हैं, उनसे ब्याज के रूप में एक मोटी रकम वसूल करते हैं। उन लोगों ने ये धारणा सबसे पहले
पंजाब में फैलाई कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान आप लोग प्रभावित हो जाएंगे, आप लोगों को हम पैसे नहीं दे पाएंगे, आप लोग अपने डे टू डे जो अफेयर्स हैं, शादी भाव के लिए जो कर्जा ले लेते हैं वो नहीं ले पाएंगे। लेकिन आज किसानों को समझना चाहिए, ये किसानों को ख़त्म करने के लिए बिचौलियों ने जिस प्रकार की रचना की है, पहले की सरकारों ने किसानों का साथ नहीं दिया। पिछले 60-70 सालों से किसानों की व्यवस्था इसके अंदर चल रही थी, लेकिन उनका क्या हाल है। आज सरकार चाहती है कि बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहे, किसान और व्यापारी उनका सीधा संपर्क हो, ताकि किसानों को जो प्राइस व्यापारी देना चाहता है, ये बिचौलिए उसके मोटा जो प्रॉफिट है वो ले जाते हैं और किसानों को मिलता नहीं है। सरकार इसी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए प्रेरणाबंद है और लोगों की दुगनी इनकम करनी है। कुछ व्यवस्थाएं किसानों को भी समझनी पड़ेगी और कुछ सरकार तो ऑलरेडी उनके लिए स्टेप उठा रही है। सर, एमसीडी 13,000 करोड़ बकाया राशि मांग रही है दिल्ली सरकार से, पूरा मामला क्या है? देखिए क्या होता है, दिल्ली सरकार और कहीं भी पूरे देश में ऐसी एक व्यवस्था है जिससे जितनी भी नगर निगम की निकाय संस्थाएं होती है, वहाँ पे राज्य सरकारों को इनको पैसा देना पड़ता है। इसके लिए संविधान में सेक्शन 243 के अंदर एक प्रावधान है। देखिए दिल्ली में क्या हुआ है, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली का जो निगमों को पैसा जाता था 17.5% था। लेकिन जब से केजरीवाल की सरकार आई है, इन्होंने दिल्ली फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत सबसे पहले तो निगम का गला घोटने के लिए 17.5% से घटाकर 12.5% हिस्सा कर दिया। जितना दिल्ली का जो रेवेन्यू है उसका 12.5% निगमों को मिलता है। लेकिन केजरीवाल सरकार जब से आई है, ये 12.5% तो छोड़ो, हर साल कुछ ना कुछ पैसा निगम का रोक रही है और पिछले 5-6 सालों का ये पैसा है 13,000 करोड़ रुपए। ये एक बड़ी सोची समझी राजनीति के अंतर निगम को पैसा दे नहीं पा रही है। निगम को पैसा नहीं मिलेगा तो निगम काम नहीं कर पाएगी, निगम काम नहीं कर पाई तो लोगों में इसके लिए रोष होगा। आज जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं, सफाई तक कराने में निगम के पास पैसा नहीं है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जितने निगम पार्षद हैं उनके पास फंड्स ही नहीं मिलते हैं। कूड़ा उठाने के लिए जो गाड़ियाँ गलियों में घूमती हैं उनको पैसा नहीं है देने के लिए, नालियाँ नहीं बना पा रही है। निगम के जितने हॉस्पिटल हैं उनको पैसा नहीं दे पा रहे हैं। निगम के अंतर्गत और जितने भी विभाग आते हैं वहाँ पे बहुत ही परेशानी है। और ये 13,000 करोड़ रुपए जानबूझकर केजरीवाल सरकार ने इसी सोच, देखिए केजरीवाल सरकार परेशान है। पिछले 3 इलेक्शन वो दिल्ली में जीत चुकी है, लेकिन जब निगम की बात आती है तो वहाँ पे केजरीवाल का कोई राजनीतिक पहुँच नहीं है। तो उसी का कारण है अब उसने ये दूसरा तरीका अपनाया है कि निगम को पैसे ही मत दो, और पैसे नहीं देंगे तो अपने आप आने वाले निगम के चुनाव में उसको बेनिफिट हो जाए। लेकिन दिल्ली की जनता सब चीज़ें देख रही है और आने वाले समय में अब हम देखिए भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा, एक आम आदमी को इसका पता नहीं होता कि उनको क्यों इतनी परेशानियां झेल रही हैं, क्यों वो इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है एमसीडी। तो अब लोगों को जगाने का हमने एक काम किया है और ये 13,000 करोड़ रुपए में से अब देखिए जब से प्रदर्शन हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने 970 करोड़ के आसपास अभी रिलीज़ किया है। लेकिन केजरीवाल को ये समझ लेना चाहिए कि ये पैसा दिल्ली की जनता का है। दिल्ली की जनता ने टैक्स के रूप में जो आपको पैसा दिया है उसका वो पूरा हकदार है। तो उसी के लिए हम रात दिन एक कर रहे हैं और केजरीवाल को आज नहीं तो कल ये पैसा रिलीज़ करना पड़ेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दबंग न्यूज़ को अपना कीमती टाइम दिया। धन्यवाद।